सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का रोल यूपीपीसीएस हो या सिविल सर्विस की किसी भी स्टेट की एग्जाम की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो इसका हिस्ट्री में काफ़ी रोल रहता है और स्पेक्ट्रम को एक नॉवल के रूप में जाना जाता है। तो हमने आज से स्पेक्ट्रम को शुरू करने की सोचा है कि आप लोगों को के लिए किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहाँ से बनते हैं, तो हम एक विस्तारित रूप में और एक सादा समझ के साथ हम इसकी क्लास को डेली करेंगे और समझाएंगे कि स्पेक्ट्रम का क्या रोल है, किस प्रकार से। तो आज हम ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसे कि ब्रिटिश विजय के बारे में जब जाने तो संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण इसका क्या रोल रहा है। जो ब्रिटिश विजय जो अंग्रेजों ने की, तो उसमें संयोगवश उनने काम किया ये कि उनका उद्देश्य था कुछ ऐसा करने का भारत पर। तो ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने पर जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी सफलता का नेतृत्व किया के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए। जैसे ब्रिटेन ने ये जाना है कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की जो वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था है, इसके बारे में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए ब्रिटेन ने अपना उद्देश्य बनाया और इसका विश्लेषण करने के लिए आए। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या कोई इरादा था उनका भारत पर विजय करने का, या अचानक या संयोग से हुई है, या कुछ उद्देश्य से आए थे वो। तो जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह कहता है, जॉन सीले इतिहासकार रहे हैं, उनके समूह वाला जो ब्रिटिश की जो विजय है को गैर इरादत और संयोगवश मानता है। जो जॉन सीले जी ने के नेतृत्व वाला जो समूह है वो कहता है कि जो ब्रिटिश की विजय है भारत पर वो गैर इरादत थी, यानी इसका कोई इरादा नहीं था और जो कुछ हुआ है वो संयोग से हुआ है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा भी नहीं थी। वे ना चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए राजनीतिक संकट में फंस गए और भारतीय भूक्षेत्रों का कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। इनके समूह ने ये कहा है कि जो जॉन सीले जी हैं कि ब्रिटिश जो आए थे उनका कोई इरादा नहीं था भारत में, बस वो आए थे और संयोग बस आए थे। लेकिन जैसे ही वो आए तो उनकी इसके ऊपर मंशा नहीं थी कोई कब्जा करने की। बस यहाँ के लोगों ने उनकी जो सोच है उस सोच ने लोगों ने ऐसा कहा है कि उनको एक मजबूर कर दिया कि इस पर कब्जा किया जाए, बाध्य कर दिया। दूसरी ओर जो इतिहासकार हैं उनका समूह कहता है कि अंग्रेज जो भारत में एक व्यापक और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे, उन्होंने इनके लिए एक सुनियोजित रणनीति और योजना बनाई थी। दूसरा जो समूह है इतिहासकारों का वो ये कहता है कि जो अंग्रेज आए थे वो पहले से ही एक रणनीति के साथ आए थे, योजना बना करके आए थे और धीरे धीरे साल दर साल इस पर कब्जा करते गए। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने गैर इरादित रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों और प्रशासकों ने क्षेत्र पर कब्जा किया और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा भी जारी की। जूडिथ ब्राउन के अनुसार अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। जो जूडिथ ब्राउन है, इनके अनुसार अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को उन्होंने विस्तृत करने के लिए कई कारक जिम्मेदार बनाए, जैसे कि अविलंब लाभ, प्रशासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं थी उनकी, जो व्यक्तित्व थी, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव, कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को
उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। ये सभी चीजें हैं, जैसे कि उनका विलंब लाभ था, कुछ लाभ था, लालच था, प्रशासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं। इन सभी की बातें देखें और उसी समय यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव से कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह बनते हैं जिनके द्वारा भारत में अंग्रेजों को राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार यह कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ कर दिया, उपनिवेशों की ओर स्थापना कर दी। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। अब हमारा जो उद्देश्य था कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश विजय जो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, इतिहासकारों के बीच में मतभेद बना हुआ है। किसी का कहना है कि ब्रिटिश विजय एक संयोगवश था या उद्देश्यपूर्ण था, कोई रणनीति से आए थे, योजना बनाकर आए थे, या संयोग से हो गया। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज जो आए थे वो संयोग बस आए थे, बस आते गए वो, और यहाँ की जो उन्होंने संस्कृति देखी, यहाँ के लोगों में जो भेदभाव देखा, जो एकता नहीं देखी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों को बाध्य होना पड़ा कब्जा करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे से उस समय लड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ अपना अपना आधिपत्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं आतुर रहते थे। इस सभी का फायदा लेते हुए अंग्रेजों को और इनकी सब कुरीतियों को देखते हुए अंग्रेजों को बाध्य होना पड़ा। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज इसलिए आए थे क्योंकि उनकी पहले से ही एक सोच समझ थी, रणनीति थी, योजना थी, भारत में कैसे जाया जाए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि यूरोपीय राजनीतिक जो वहाँ पे घटनाक्रम चल रहे थे उनके प्रभाव को देखकर भी आए। कुछ उनकी लालसा थी, अविलंब लाभ थे, प्रशासकों की इच्छाएं थी, व्यक्तिगत इच्छाएं थी। इन सभी को देखते हुए अंग्रेज भारत में आ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विस्तार कर दिया और कब्जा जमा लिया। तो इन सभी चीजों के बारे में ब्रिटिश शक्ति क्या थी, उसका विस्तार कैसे हुआ और उसकी मजबूती कैसे हुई। अब देखते हैं कि ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई। जो ब्रिटिश काल की शुरुआत है तो वो कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। जो 18वीं शताब्दी है इसके मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। चौराहे का कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थीं, जिसके परिणाम स्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ था। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सेवाच्युता के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त कर दिया। यानी प्लासी में जब 1757 का युद्ध हुआ था और इसमें परास्त कर दिया था। जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त कर दिया। ये सभी चीजें हैं, इतिहास है। इतिहास को एक आप सच्चा घटनाक्रम मानते हुए कुछ अनुमानों के तौर पर इतिहास चलता है। तो इसमें द्वंद्व सा बना हुआ है कि कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कुछ इसको प्लासी का युद्ध की जब नवाब को अंग्रेजों ने हराया था, सिराजुद्दौला को, 1757 की बात है। कुछ इसको मानते हैं। कुछ 1761 का तीसरा प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त किया था। हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण तो लगभग इस समय शुरू हुआ को पूरा होने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा था। शुरू होने में राजनीतिक जो यहां पर हम बात करें
कि सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वैच्छिक हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण तो जो लगभग इस समय शुरू हुआ था, पूरा होने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा। और यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। 18वीं शताब्दी का जो मध्य की बात करें, तो यहाँ पर घटनाक्रम की बात करें तो घटनाक्रम जारी थे, विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था, जैसा आज प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था। उसी समय मुगल साम्राज्य अंतिम दौर में था। जैसा कि आप जानते हैं 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो लगभग मुगल साम्राज्य अपने ऐसे दौर में आ जाता है। फिर तो हुए अकबर द्वितीय हुए, उसके बहादुर शाह जफर हुए, लेकिन ये है कि मुगल साम्राज्य का जब अंतिम दौर चल रहा था। और यहाँ पर हम बात करें मराठा राज स्थितियों से उबर नहीं पाया था। जब भी मराठा राज की बात करें तो कुछ स्थितियां ऐसी थीं कि जब वो उभरने के काबिल नहीं था, और कुछ और स्थितियां थीं जैसे कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका, और फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं थी, और उनके अंग्रेजों द्वारा यानी उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। इसमें यह कहा गया है कि ये सभी चीजें हैं, ये सभी घटनाक्रम है, जैसे कि मैंने बोला, और स्पेक्ट्रम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी का जो मध्य है वो एक भारत है जो चौराहे पर खड़ा था। क्योंकि उस समय की बात करें 1740 का समय माना जाता है, कुछ 1757 का मानते हैं, कुछ 1761 का मानते हैं। क्योंकि ये जो वर्ष हैं 1740, 1757 और 1761, ये कहीं ना कहीं किसी घटनाक्रम कालखंड से जुड़ते हैं। तो इसमें मतभेद है, इसमें विचार करने वाली बात है कि अंग्रेजों ने जो भारत पर जो शुरुआत की शासन करने की, तो कब की, इनका समय जो था सबको पता है कि ये है, लेकिन कारण क्या था। तो कुछ ये मानते हैं कि मुगल जो साम्राज्य था वो अपने अंतिम दौर में चल रहा था, और मराठाओं की बात करें तो मराठा उस समय उत्थान पे नहीं थे, अपने मतलब अपनी शक्ति के उभार पर नहीं थे। तो मतभेद बना हुआ है, ये विरोधाभास का विचारणीय विषय बना हुआ है। अब ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे, जो सफल हुए जो ब्रिटिश, उसके कारण क्या थे। तो ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए बीएल ग्रोवर कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिसमें से अंत में वे विजयी होकर निकले। इस सफलता के कारणों में निम्नलिखित कारण हैं। ब्रिटिश जो सफलता के कारण हैं उसके बारे में बीएल ग्रोवर जी कहते हैं कि एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को उन्हें झेला है। जब इसके लंबे के समय के बाद अंत में उनको विजय मिली है, लेकिन विजय मिली तो इसके भी कई कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है उत्कृष्ट हथियार। हथियारों की बात करें तो अंग्रेजों के पास उत्कृष्ट हथियार थे। अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे। जो आग्नेयास्त्र थे भारत के पास 18वीं शताब्दी के मध्य की बात करें तो वो बेहद धीमे थे और वजन उनका जो था वो भारी था। जबकि अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों से ही लिहाज से बाहर कर दिया था। उनके पास जो हथियार थे वो उच्च कोटि के थे, और भारतीयों के पास, हमारे पास जो हथियार थे उस समय वो उनकी गति धीमी थी,
वजन भारी था, जो ले जाने में भी भरकम होता था, बोझ होता था, है ना। तो यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। जो भारत के पास घोड़ों के द्वारा चलने वाली सेना थी, उनसे भी तेज तेज गति में प्रहार कर सकती थी यूरोपीय सेना। तो यह एच है कि कई भारतीय शासकों, जिसमें निजाम भी शामिल हैं, ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया। यूरोपीय हथियार बुलाए निजाम ने, और यूरोपीय हथियारों को चलाने में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं ली। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी भी नौसिखिए के स्तर से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए। कहने का मतलब ये है कि भारत ने यूरोपीय हथियार भी मंगवाए जो निजाम थे, और निजाम ने अपने जो सैनिक थे उनको प्रशिक्षण भी दिलाया चलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी सेना थी उसके सामने ये फीके पड़ गए, क्योंकि वो नौ सीखिए थे, सीखने वाले नौ थे, वो प्रशिक्षण लिए थे और वो अभ्यस्त थे काफी समय से, है ना। तो और हथियारों की भी कमी थी, इतने हथियार नहीं थे। और दूसरी बात ये कहें कि दूसरा कारण क्या था कि सैन्य अनुशासन था। अंग्रेजों का जो सैन्य अनुशासन था, तो अंग्रेजों ने सैन्य अनुशासन की उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। सैन्य अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है, जो सबसे पहले वेतन के नियमित भुगतान की व्याख्या करता है और व्यवस्था भी करता है। और अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया था। वेतन सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, वेतन, क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए वेतन ही महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। जिसके लिए इंसान काम करता है वो एक समय के साथ दिया जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अपने काम के प्रति तत्परता से 100% देने के लिए तैयार रहता है। यही कारण था, जैसे कि उनकी अनुशासन में सबसे मुख्य कारण बना नियमित जो देने वाला वेतन है। परिवार चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए मुख्य जो कारक बनता है वो वेतन होता है एक परिवार के लिए। तो वेतन था जिससे अधिकारियों सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया जा सका। अधिकतर भारतीयों की बात करें तो शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए भारत के पास, जबकि अंग्रेजों के पास था वेतन देने के लिए, वो टाइम पे मिलता था, लेकिन भारतीयों के पास क्या था, नियमित वेतन देने के लिए सैनिकों की सत्यनिष्ठा को उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। और भारतीयों के जो भारतीय शासक थे उनके पास सेना के वेतन के देने के लिए नियमित पर्याप्त धन ही नहीं था। मराठाओं ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया था ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जो विद्रोही हो सकते थे या जब स्थिति ठीक ना हो तो विरोधी खेमे में भी जा सकते थे। यानी जब समय पर आपको जिस काम के लिए, देखो कोई भी एक व्यक्ति है जो सैनिक में हो या कहीं पे भी कर्मचारी हो या कुछ भी काम करता हो, यदि उसके लिए कहीं ना कहीं जो जिसके लिए वो काम करता है वो नहीं मिले तो वो कहीं ना कहीं जो दूसरा देगा तो वहां चला जाएगा। तो एक विश्वसनीयता नहीं बन पाई भारतीयों में, और जिसके कारण ये भी डर रहता था कि वो कहीं भी किसी भी ऐसे खेमे में जा सकते थे जो विरोधी खेमा भी हो सकता था। कारण यही था कि समय पर वेतन न मिलना, और जिसके कारण से ये भी एक सफलता का अंग्रेजों की कारक बन गया है, जो अंग्रेजों के लिए एक प्लस पॉइंट था। दूसरी बात करें असैनिक अनुशासन। सैन्य अनुशासन हो गया, असैनिक अनुशासन क्या था? कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारक भी था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल, ना कि वंशागत या जाति और कुल के आधार पर
सौंपे जाते थे वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों के प्रति जागरूक भी थे। और इसके विपरीत भारतीयों की बात करें तो भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। देखो, अंग्रेजों की बात करें तो असैनिक जो अनुशासन था वो अंग्रेजों के पास कोई ये नहीं था कि आप इस जाति से आते हैं तो आपको इसी जाति के आधार पर काम दिया जाएगा, जबकि इसके विपरीत भारतीयों के ये था कि जाति धर्म के आधार पर उसके लिए एक काम दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं असैनिक जो अनुशासन था वो भी बहुत ही नकारात्मक था और अंग्रेजों के लिए सकारात्मक था, जिसके कारण अंग्रेज अपने लिए एक प्लस पॉइंट यहां से भी बनाकर चले जाते हैं। अब मेधावी नेतृत्व कैसे होता है? मेधावी नेतृत्व का कहने का मतलब है कि प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया, जैसे कि क्लाइव बारेन हेस्टिंग, एल्फिंस्टन मुनरो, मार्क्यूज डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। इन सभी ने ऐसा नेतृत्व किया जो चलाने का जो कार्य है इनके हाथ में था। तो अंग्रेजों का सर आयरकूट, लॉर्ड केक और ऑर्थर बेलेजली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया, अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि हम ये अपना काम करेंगे और हमें महारत हासिल हो, पर्सनल व्यक्तिगत। इन्होंने जो प्रतिष्ठा से काम किया, पूरे एक साम्राज्य के लिए काम किया, पूरे एक देश के लिए काम किया। जबकि इसके विपरीत भारतीयों में एक तरफा था। जैसे भारत की तरफ से भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनकिलिच खान, माधवराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्राहा द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात यह थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। जिस प्रकार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, ठीक उसी प्रकार वे निजी या राजवंशीय उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष या युद्ध भावना की अभिप्रेरणा उनमें नहीं थी। कहने का तात्पर्य यही है कि अंग्रेजों ने जो युद्ध लड़ा, जो नेतृत्व किया, वो एक ब्रिटिश सरकार के लिए किया, पूरे देश के लिए किया। जबकि भारतीयों में ब्रिटिश के लिए युद्ध तो लड़ रहे हैं काफी, यहाँ पर सैनिकों की बात करें, काफी राजाओं की बात करें, राजवंशों की बात करें, सभी का नाम है, जैसे कि मैंने अभी बोला है, इनका एक मकसद था, अंग्रेजों से लड़ना भी था। लेकिन इसका दूसरा इनके लिए नकारात्मक जो इनका मकसद था वो था कि जिस प्रकार से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वो अपने भाई बंधुओं के साथ भी अपना राज्य आगे बढ़ाने के लिए, निजी तौर पर, अपना व्यक्तिगत तौर पर अपना शासन बढ़ाने के लिए राजवंशों के प्रति लड़ना, अंग्रेजों के प्रति जैसे लड़ना है वैसा ही राजवंशों के प्रति लड़ना है। तो ये कहीं ना कहीं हीन भावना थी एक देश के लिए, क्योंकि आपस में लड़ना कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए सकारात्मक बिंदु बन जाता है। अगला था वित्तीय जो मजबूती थी, सुदृढ़ता थी अंग्रेजों की, क्या थी? आप जानते हैं कि अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे, क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंधधारियों को इच्छा लाभांश प्रदान किया, अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों को वित्तीयमन भी किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। देखो, धन भी अच्छा था, ऐसा नहीं अंग्रेजों के पास, तो इन्होंने भी अपना बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की। और राष्ट्रवादी जो अभिमान था वो भी अंग्रेजों के पास ठीक था। इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था।
भारतीयों के बीच इस सांसारिक या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का कारण बन जाता है। इस प्रकार से अंग्रेजों की सफलता के जो कारण थे वो जाने और अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ वो जाना। सफलता के कारण क्या थे और अंग्रेजों ने जो भारत पर विजय किया उसमें उनका क्या इरादा था या संयोग से हुआ था, इन सभी के बारे में जो टॉपिक हैं इन सभी के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजों की बंगाल पर विजय किस प्रकार से हुई, ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल कैसा था, तमाम प्रकार की चर्चाओं के बारे में जानेंगे, मुद्दों के बारे में जानेंगे और स्पेक्ट्रम का अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।